नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली खबर आ रही है गूगल से। गूगल ने कल ही एक ब्रेक थ्रू अनाउंस किया है। उन्होंने एक क्वांटम चिप बनाई है जिसने वर्ल्ड के सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर को हरा दिया। सही। और हराया नहीं है, मतलब लीप एंड बाउंड से हराया, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, उस कंप्यूटर का नाम पहले समझ लीजिए, उस चिप का नाम है विलो। अब हुआ क्या है, विलो की आपको क्षमता बताऊं कि कितना गैप है। विलो ने एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व किया 5 मिनट में। जैसे दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर लगाएगा 10 सेप्टिलियंस ईयर्स। ये कितने हैं, जितने इस यूनिवर्स की एज है उसके बराबर। अब समझो कितना लंबा समय। तो एक सुपर कंप्यूटर को जितना समय लगता है, उस इतना ज्यादा समय को रिड्यूस कर दिया केवल 5 मिनट में। तो होता क्या है, इसमें क्यूबिट होते हैं, जबकि हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं सब बाइनरी होता है। तो क्यूबिट बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तो अब धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, सुपर कंप्यूटर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये पूरी जानकारी जो अभी हमने आपको बताई, ये सुंदर पिचाई ने अपने ट्विटर अकाउंट में डाली। ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस है कि आप समझ पाए कि जो आजकल कंप्यूटर बन रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स, वो कितने फास्ट हैं। सही। आगे भविष्य में अब क्या होता है, अभी आपने सुना होगा कि जैसे व्हाट्सएप इंक्रिप्शन बहुत पॉपुलर है कि इनक्रिप्ट कर दो तो सिक्योरिटी रहती है। पर ये जो सुपर कंप्यूटर है, सही है, जो हम अभी प्रेजेंट सुपर कंप्यूटर है, वो डेटा को डिकोड नहीं कर पाते, मतलब उनको डिकोड करने में बहुत समय लगता है। लेकिन ये जब क्वांटम कंप्यूटर आएंगे ना, तो मिनटों में काम हो जाएगा। मतलब हमको पूरा सिक्योरिटी सब कुछ नए तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा, बिकॉज ये इतने सुपर फास्ट है। सही। तो ये एक आगे फ्यूचर में चैलेंज भी है और ह्यूमन के लिए अपॉर्चुनिटी भी। तो इस पर रिसर्च चल रही है। ये आपको कल की कॉन्फ्रेंस की इमेज दिख जाएगी। ठीक। तो ये आपके लिए, इसलिए इस पूरी न्यूज में आपको एक चीज याद रखनी है, विलो। विलो इज अ क्वांटम चिप क्रिएटेड बाय गूगल। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट आई है एक। तो उसने क्या करा है, सोलर एनर्जी में देखिए दुनिया कितनी ज्यादा तरक्की कर रही, इसका एक आंकड़ा दिया। 2000 में पूरी दुनिया की कैपेसिटी थी 1.22 गीगावाट, बहुत ही छोटी कैपेसिटी है। आज की डेट में, मतलब 2023 का डेटा है, 1419 गीगावाट हो चुकी है। और अभी मतलब जो आंकड़ा है 2024 का अभी तक, वो जो आंकड़ा है वो 1600 गीगावाट भी पार कर चुका है। सही। तो 1624 टू बी प्रिसाइज, इतना गीगावाट अभी हो गया है। और अगर हम CAGR देखें कि ये कितने से ग्रो कर रहा, तो हर साल 36% से ये ग्रोथ कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इन्वायरमेंट, मतलब जो आपका इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, जो कार्बन एमिशन बढ़ रहे हैं, वो रिड्यूस होंगे सोलर पैनल से। तो सोलर पावर की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। अच्छा, जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी है ना, उसमें 3/4 यानी 75% ऑफ ऑल द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वो आपकी सोलर एनर्जी है। भारत भी इसमें बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। 500 गीगावाट का लक्ष्य तो केवल हमारा है 2030 तक, अभी उस पर काम चल रहा है। ठीक। तीसरा, इंडिया ब्लॉक। इंडिया ब्लॉक यानी भारत का जो मुख्य विपक्षी दल है, एक तो NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और एक इंडिया ब्लॉक है। इंडिया ब्लॉक ने क्या करा है, जो वाइस प्रेसिडेंट है और जो राज्यसभा के चेयरमैन भी है RS धनखड़, उनके खिलाफ, सॉरी जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ क्या किया है, एक नो ट्रस्ट मोशन लिया है। अब नो ट्रस्ट मोशन क्या होता है, देखिए समझिए, पहले इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए। इसमें आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। होता क्या है कि जब अपोजिशन क्या करती है, अपोजिशन को मतलब सही पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो चाहती है कि जो राज्यसभा के चेयरमैन है वो हट जाए, तो वो ये मोशन लाती है। क्या हम उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, तो उन्हें हटाया जा सकता है। ये पूरी प्रोसेस आर्टिकल 67 में दी है। ठीक। तो इसमें क्या है कि मतलब जो प्रमुख बात है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। और इससे भी पहले ये रिजोल्यूशन पास हो, ये रिजोल्यूशन संसद में आना है, इसकी परमिशन लेनी पड़ती है वाइस चेयरमैन से। सही। एक तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है जो उपराष्ट्रपति, और एक वाइस चेयरमैन से। अगर वाइस चेयरमैन परमिशन दे दे तो ही ये पूरा रिजोल्यूशन टेबल किया जा सकता है। उसके बाद एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। तो अगर राज्यसभा में जो स्ट्रेंथ है
वो टोटल स्ट्रेंथ मान लीजिए 250 है, सपोज मान लीजिए, ये तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, इसका 50% चाहिए। ठीक है, अब जो अपोजिशन है उनके पास ये नंबर्स ही नहीं है, तो आप कहेंगे तो वो ला क्यों रहे हैं, वो ला रहे हैं सिंबॉलिक ला रहे हो, ये उनका कहना है। तो ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल, ये क्या होता है, राष्ट्रपति के तो ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के भी ग्राउंड ऑफ रिमूवल दिए हैं, पर वाइस प्रेसिडेंट का कोई स्पेसिफिक ग्राउंड मेंशन ही नहीं है। दूसरा, इनिशिएशन जो है वो हमेशा राज्यसभा से ही होगा, सही है, और उसके बाद 14 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाएगा। ये तब सब है, ये सारी स्थिति तब है जब रिजोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाए, पहले तो ये बात है। फिर रिजोल्यूशन एब्सोल्यूट मेजोरिटी से राज्यसभा में पास होना चाहिए, उसके बाद सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा में पास हो जाना चाहिए, और ये दोनों होने वाला नहीं, एक सिंबॉलिक ये लोग रिजोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो देखना है कि वो आता है कि नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में इस बार 18th प्रवासी भारतीय दिवस हो रहा है। 3 दिन का ये फंक्शन है पूरा, हर 2 साल में अब सरकार मनाती है, ठीक है, बड़े ग्रैंड इसको मनाया जाता है जब से मोदी जी आए। तो इसमें क्या होता है, जो भारत में कई एनआरआई जिनका भारत की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, उनके लिए ये फंक्शन मनाया जाता है, ताकि उनके बच्चे जो भारत के बाहर रहते हैं वो भी भारतीय कल्चर के बारे में जाने, उन्हें भी इंडिया के बारे में पता लगे और उनकी अवेयरनेस और बढ़े, और वो इस दौरान भारत आए और भारत आके भारत का कल्चर, भारत की जो मिट्टी की खुशबू है, भारत में जो उनके हेरिटेज है, उन सबको देखें। इस बार किधर हो रहा, उड़ीसा में। एक्चुअली पेपर में ये न्यूज छपी थी कि उड़ीसा ने इस बार क्या किया, होम स्टे की प्रबंध भी कर दिया इनके लिए कि 3 दिन ये यहीं रहे। तो उन्होंने अपने पर्टिकुलर होटल बुक करे हैं इनके लिए कि वो यहीं रहे, ठीक है। तो ये भुवनेश्वर में होना है इस बार, ये ध्यान रखिएगा, 18th प्रवासी भारतीय दिवस। 5वीं खबर की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी अपडेट है आपके लिए, आज सेबी की तरफ से ये अपडेट है। अब हो क्या रहा है, सेबी क्या कर, पहले अभी आप शेयर मार्केट में अगर शेयर खरीदेंगे तो नॉर्मली क्या होता है, 1 दिन बाद सेटलमेंट होता है। 1 दिन मतलब जैसे आपने आज शेयर लिया तो सेटलमेंट कब होगा, कल। मतलब अगर मैंने आज शेयर लिया तो आज मेरे खाते से पैसे कटेंगे, जिसने बेचा उसके खाते से उसके डीमेट से डेबिट होगा, और कल मेरे डीमेट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं T+1 सेटलमेंट। तो जिस दिन ट्रेड लिया उसके 1 दिन बाद सेटलमेंट। अब सेबी क्या काम कर रही है कि T+0 सेटलमेंट हो जाए। अभी ये सब में लागू नहीं है, अभी ये ऑप्शनल भी है, तो अभी भी चल रहा है मार्केट में, ऐसे नहीं है, पर ये अभी ऑप्शनल है और सारे स्क्रिप्ट्स में ये लागू नहीं होता, सारे शेयरों में ये लागू नहीं होता। तो अब सेबी ने क्या किया है कि इसमें लिस्ट जो स्क्रिप्ट्स की है, जो स्टॉक्स की लिस्ट है, वो बढ़ा दी है, और ये एप्लीकेबल वो कब होगा, 31 जनवरी 2025 से। तो ये अब उसमें 500 वो ले आए हैं स्क्रिप्ट, ठीक है। तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे ब्लू चिप होते हैं, उनमें T+0 सेटलमेंट अभी भी मार्केट में होता है, पर ये ध्यान रखिएगा अभी भी ये ऑप्शनल है। आपका ब्रोकर डिसाइड करता है कि उसे T+1 में करना है कि T में करना है। कुछ दिनों बाद ऐसी आगे संभावना है कि जब सब हो जाएगा तो T+0 में सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक। सेबी के तो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा उनके आगे प्लान है। वो तो ये चाह रहे हैं कि एक T+0 भी ना लगे, दिन का एंड भी ना हो, उसी समय 15-20 मिनट में सेटलमेंट हो जाए, ऐसा उनका आगे प्लान है। देखो वो होता है नहीं होता, में इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज काफी, ठीक। अब देखिए केरला जो है भारत का एक ऐसा राज्य है जिनकी HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और भी बाकी कई जो इंडेक्स है उनमें टॉप रैंक रहती है। तो एम्प्लॉयबिलिटी में केरला जो है 1 ऑफ द टॉप 5 स्टेट्स आया है अभी, और ऐसा कहाँ है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट में है, ठीक। केरला में जो एम्प्लॉयबिलिटी रेट है वो 71% है, जबकि ऑल ओवर इंडिया में ये रेशियो, ये जो परसेंटेज है वो 54.81 है। तो देख रहे हैं कितना गैप है। और एक और इसमें मतलब इंपॉर्टेंट बात है कि फीमेल जॉब एस्पिरेंट्स को वहां प्रीफर किया जाता है। अच्छा, एक और बात है जो वहां लिखी नहीं, वो ये है कि वहां वेज जो है वो बहुत ही ज्यादा है कंपैरेटिवली इंडिया के, ठीक है। भारत में, बिहार में, अभी तो इधर मतलब जो हमारा नॉर्थ है इधर तो वेजेस काफी कम है लेबर के, जबकि वहां क्या है, वेजेस काफी ज्यादा है कंपैरेटिवली। तो ये भी एक केरल का बड़ा बढ़िया, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तो वो राज्य काफी ज्यादा ऊपर, ठीक।
इकोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही मशहूर हैं ये इकोलॉजिस्ट, भारत के वन ऑफ द मोस्ट फेमस इकोलॉजिस्ट में से एक है माधव गडगिल। इन्हें चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड मिला। ये अवार्ड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है और ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से दिया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शख्स हैं भारत के जो अभी जीवित हैं। ठीक, तो ये कुछ लोग होते हैं जो इंडिया में बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग काम कर रहे होते हैं, ये उनमें से एक। ठीक, माधव गडगिल। अब एक खबर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही, आजकल जो है न्यूज़पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है जो सीधा हमारे एग्जामों में आ जाती है। वो ये है कि कॉफ़ी जो आप पीते हैं ना कॉफ़ी, उसका प्राइस रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में हो क्या रहा है, पूरी दुनिया चिंतित है सप्लाई क्रंच से। अब कॉफ़ी होती है दो मेन टाइप की। ठीक, अब ये क्वेश्चन किधर आ सकता है, बहुत सारे एग्जाम में, ये यूपीएससी में आ सकता है, ये एसएससी में आ सकता है, ये बैंक के एग्जाम में भी आ सकता है कि विच कमोडिटी इज फेसिंग वरीज एंड विच इज लीडिंग टू हाई प्राइसेस। तो ऐसा एक आ सकता है। कॉफी इस बार बहुत चर्चा में है क्योंकि अच्छा है क्या, दो टाइप की कॉफी होती है। एक तो होती है अरेबिका कॉफी, ये थोड़ी स्टैंडर्ड कॉफी होती है। सही है, ये थोड़ी स्टैंडर्ड कॉफी होती है, तो महंगे जैसे आप कॉफी को खरीदेंगे तो अरेबिका कॉफी आती है, अरेबिका कॉफी बीन्स आते हैं। दूसरी एक और होती है, थोड़ी सस्ती होती है, उसका नाम होता है रोबस्टा। तो दो टाइप की कॉफी हो गई। अच्छा, अरेबिका जो आती है ना वो ब्राजील से आ रही होती है। तो अब हुआ क्या है, ब्राजील में इस बार ड्राई स्पेल बहुत लंबा चल गया है, जिसकी वजह से कॉफी की जो सप्लाई है, जो ग्रोथ है, वो कम हो गई। तो डिपेंड करता है, मतलब चाय कॉफी का ना, बारिश पे, ड्राई स्पेल पे, बहुत सारी चीजों पे इनका डिपेंड करता है मामला। तो इस बार उसकी वजह से एक तो कि सप्लाई कम आने वाली है तो भाव बढ़ गए। दूसरा क्या हुआ, वियतनाम जो रोबस्टा कॉफी का हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, सही है, रोबस्टा कॉफी, वो कॉफी थोड़ी सी चीप होती है कंपैरेटिवली अरेबिका की। तो रोबस्टा कॉफी का जो वियतनाम लार्जेस्ट सप्लायर है, वहां भी चिंता वो हो रही है ड्यू टू मॉनसून, ड्यू टू ड्राई स्पेल, वहां चिंता है। तो इन दोनों जगहों से एक साथ क्या हो रहा है कि सप्लाई वरीज आ रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो कॉफी के भाव है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो एक साल में 80% तक का इजाफा कॉफी में आ गया। तो आप मोटा माटी मान सकते हैं कि डबल होने की कगार पे है कॉफी के प्राइस। एक बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर। ये मामला बहुत दिन से चल रहा था, मैंने सोचा आज कवर कर लूं क्योंकि ये न्यूज़पेपर में रोज आ रहा है, तो हो सकता है पेपर में आ जाए आपके। तो फोर्थ एडिशन जो है वो ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल, पहले तो ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल है ये आपको याद करना है, अरुणाचल प्रदेश का, उसका फोर्थ एडिशन हो रहा है। तो जनवरी 17 से लेकर जनवरी 19 तक ये एडिशन होगा, सही, ध्यान रखिए। और जो क्या है, हमारे दो डिस्ट्रिक्ट हैं, खेलोंग और थोंगरे विलेज, कामेंग में, ये दो विलेज हैं, डिस्ट्रिक्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट तो कामेंग है, वहाँ ये फेस्टिवल होगा। तो अभी वहाँ के जो सीएम है पेमा खंडू, उन्होंने इसका एक लोगो जारी किया। ये देखो, थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको लोगो दिख जाएगा, ईगल नेस्ट 2025 अभी होने वाला है। सही, तो ये आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, इतनी सी बात। आगे बढ़ते हैं। 77% ऑफ अर्थ का लैंड जो है वो ड्रायर होता जा रहा है, मतलब ये कंपैरिजन कर रहे हैं पिछले सालों से। तो क्या हो रहा है कि जो ग्राउंड वाटर है वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे, और अब अगर अर्थ का लैंड ड्राई वो होता जाता है ना, उसमें पानी की कमी होती है, तो डेजर्टिफिकेशन की प्रोसेस जो है वो बढ़ने लगती है। तो बहुत बड़ा खतरा है दुनिया में कि जो हमारे लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, सही है, जो बहुत ही बढ़िया जहाँ खेती होती है, बहुत ही बढ़िया जहाँ पूरा इकोसिस्टम है, वहाँ धीरे धीरे पानी की कमी हो रही है। और अगर पानी की कमी होने लगी तो पेड़ पौधे जंतु सब मरने लगते हैं और डेजर्टिफिकेशन बढ़ने लगता है। ये जो हमारा पूरा रिपोर्ट है, ये पूरा डेटा एक रिपोर्ट में है, और वो रिपोर्ट किसकी तरफ से, UNCCD की तरफ से। इनकी फुल फॉर्म समझ लीजिए, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इनकी तरफ से। अच्छा, ये क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि क्या है, एक तो ओवर कंजम्पशन ऑफ वाटर हो रहा है, वेदर इन एग्रीकल्चर और इन ड्रिंकिंग, सही है, तो वो ओवर कंजम्पशन हो रहा है। अब बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, पानी का कंजम्पशन बहुत होता है, सही है, वो हो गया एक रीजन। दूसरा जो है, पानी बहा दिया जाता है सीवर में, फिर उसकी रिसाइकलिंग नहीं होती, ये एक इशू है। और हमारे किसान जो है बहुत ज्यादा पानी यूज कर रहे होते हैं,
ऐसी क्रॉप उगा रहे होते हैं जिसमें पानी बहुत लगता है, जैसे पैडी, शुगर केन, भारत में बहुत ज्यादा उगाई जाती है, इसकी वजह से भी ग्राउंड वाटर लेवल वो नीचे आ रहा है। दूसरा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए कोई काम ही नहीं हो रहा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। तो ये मल्टीपल चीज वो कारण है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडिया और पूरी दुनिया में ग्लोबल ड्राई लैंड की संख्या बढ़ती जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और अभी आज की करंट ये स्थिति है कि 40% ऑफ अर्थ में जो है ग्लोबल ड्राई लैंड हो गया, और ये आगे बहुत खतरनाक स्थिति है। ये सीधा इम्पैक्ट करेगा फूड सिक्योरिटी में, ये सीधा इम्पैक्ट करेगा क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी खबर आ रही है कि फ्लिपकार्ट ने एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है DPIIT इनके साथ। अब ये है क्या, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इनके साथ। अच्छा, ये क्यों साइन किया है? ये साइन किया है कि एक्सेलरेट कर सके ग्रोथ टेक स्टार्टअप। तो इन्होंने क्या करा है, फ्लिपकार्ट वालों ने एक पूरा फंड बनाया। ठीक है, ये लोग सरकार के साथ मिलकर फंड बनाते हैं, तो लगभग वो फंड 100 मिलियन के आसपास का है। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई स्टार्टअप है, बढ़िया कर रहा है, उसे सीड कैपिटल की आवश्यकता है या कैपिटल रेज करना है, तो ये लोग उनकी हेल्प करते हैं। तो ये एक MOU है। तो अब ये फ्लिपकार्ट क्या है, भारत का बड़ा स्टार्टअप है, अब तो ये फुल फ्लेज कंपनी वो होने वाली है, मतलब कंपनी है। और अगले साल तो ऐसी भी संभावना है कि अभी ये लोग काम कर रहे हैं कि सिंगापुर से ये भारत में शिफ्ट कर दे अपना हेडक्वार्टर, जिसकी वजह से ये क्या करें कि अगले साल तक IPO भी भारत में ला सके। तो ये सब काम चल रहा है। तो एक कुछ दिनों बाद, मतलब एक आध साल के बाद जब भारत में IPO हो जाएगा तो ये फुल फ्लेज कंपनी हो जाएगी। और बहुत ही पुराना स्टार्टअप है भारत का, मतलब ये जोमेटो तो अभी बहुत लेटेस्ट स्टार्टअप है, फ्लिपकार्ट तो बहुत ही समय से चल रहा है। ठीक, तो ये हो गया। 12, IIT मद्रास ने सक्सेसफुली पूरा प्रोजेक्ट एक करा है, जो क्या है, लॉन्ग हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक है। ये आपको ऐसा टेस्ट ट्रैक दिखेगा, कल इसकी घोषणा करी है IIT वालों ने। अब ये क्या है, ये ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट है, ये अनाउंस किया था रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। और ये मेजर माइलस्टोन है किसके लिए, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के लिए। तो हाइपर लूप क्या है, हाइपर लूप एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए व्यक्ति को, बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड से। तो इस पर काम चलने लगा है। ठीक है, यूरोप, USA, जापान, यहाँ तो इस पर काम बहुत आगे बढ़ चुका है। इंडिया में अब इसकी धीरे धीरे टेस्टिंग हो रही है। तो ये IIT मद्रास का वेंचर है। ठीक, ये हो गया। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये कोलैबोरेशन है इंडियन रेलवेज का, ये आपको ध्यान रखना है, IIT मद्रास के आविष्कार हाइपरलूप टीम का और TUTR इनोवेशन स्टार्टअप का जो IIT मद्रास में। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि IIT मद्रास और इंडियन रेलवे के कोलैबोरेशन से बनने वाला ये प्रोजेक्ट है। ठीक, ये हो गया। अब गूगल पे दूसरी खबर है। एक तो गूगल पे आज हमने पहली खबर देखी जो क्वांटम कंप्यूटर पे थी, अब ये दूसरी खबर। गूगल क्या कर रहा है, एजुकेशनल इनिशिएटिव भारत में ला रहा है। वो ये चाहता है कि भारत में एजुकेशन फैले। तो 29 लैंग्वेज में उन्होंने क्या करा है, एक मतलब यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। किसके साथ मिलके, NCERT के साथ मिलके, तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उनके साथ मिलके उन्होंने 29 भाषाओं में यूट्यूब चैनल लाए, ताकि क्या करें, जो एजुकेशन इनिशिएटिव है वो बढ़ा रहे हैं, एजुकेशन भारत में फ्री में मिल सके। अभी भी दूरदर्शन की तरफ से काफी ज्यादा चैनल चलते हैं जिसमें क्या होता है, बाकायदा बच्चों को पढ़ाया जाता है। 10th 12th 8th 9th की फ्री में क्लासेस चलती हैं वहाँ। तो अब गूगल क्या कर रहा है, गूगल भी एजुकेशन को बढ़ा रहा है। तो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है ये भारत में, जिससे क्या होता है, भारत में अभी भी लिटरेसी रेट क्या है, इतना हाई नहीं। और जो भी लिटरेसी रेट, अगर नंबर भी उसका जो भी है, उसमें भी बहुत सारे इफ एंड बट है, क्योंकि वो क्या होता है, भारत में केवल साइन करने वाले को लिटरेट कह दिया जाता है। तो अभी क्या है, एक बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन सस्ते में, वो अभी भी भारत में नहीं है। तो उसके लिए गूगल ये काम कर रहा है और बहुत सराहनीय स्टेप है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, गूगल इन पार्टनरशिप इन कोलैबोरेशन विद NCERT 29 यूट्यूब चैनल। ठीक, ये देखिए, दिस कोलैबोरेशन एम्स टू मेक क्वालिटी एजुकेशन मोर एक्सेसिबल। ठीक, ये मोर एक्सेसिबल हो, ठीक है, बच्चों को ये, और 1 से लेकर 12 ग्रेड तक। अच्छा, ये उनके लिए भी है जो साइन लैंग्वेज वाले ना, जो सुन नहीं पाते, तो एक यूट्यूब चैनल साइन लैंग्वेज में भी क्रिएट किया जाए, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, सही है, उन्होंने क्या करा है, 3rd एडिशन नई चेतना पहल बदलाव की ये लॉन्च करा है। अब ये है क्या, ये कैंपेन है जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ है, और इसकी
ये जो उन्होंने लॉन्च करा है, ये इसका तीसरा एडिशन है, 2 एडिशन सक्सेसफुली रन किए जा चुके हैं। इसका स्लोगन है एक साथ एक आवाज हिंसा के खिलाफ। तो ये इसका स्लोगन है, ये भी आप याद रखिएगा। ये देखिए, ये पूरा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये किया गया। और इसमें इस बार मेन फोकस ये भी है कि जो गांव में, रूरल एरियाज में जो हिंसा हो रही है, सही है, महिलाओं के खिलाफ, जेंडर बेस्ड हिंसा, उसके खिलाफ आवाज उठाई वो जा सके। स्टार्टिंग में तो 2 का फोकस बड़े बड़े शहरों पे था, अब रूरल एरियाज, भारत के इंटीरियर इलाकों पर इसका फोकस है। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक तो 3rd एडिशन नई चेतना का, दूसरा इसका कैंपेन स्लोगन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट दीजिए बस। जापान की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उनकी वाइन है, उसे वो साकी कहते हैं। तो एक पूरा पॉपुलर गाना है, आपने जरूर सुना होगा, वो साकी साकी रे। वो जो गाना है, वो जापान की फेमस साकी पे। अब इसे वाइन तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि वाइन जो होता है, जो बहुत ही मतलब अगर हम ये टेक्निकल टर्म्स थे, तो वाइन एक प्रकार का एल्कोहल है जो अलग ही प्रकार का है, तो सब चीज को वाइन नहीं कह सकते। बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ड्रिंकिंग वो एल्कोहल की। तो जापानी जो साकी है, वो मतलब जापान का कल्चरल हेरिटेज है, इस ये माना है यूनेस्को ने, और यूनेस्को ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया। और उन्होंने ये माना है कि जो जापान की साकी है, वो जो उसकी प्रैक्टिस है, जैसे वो बनाई जाती है, सही है, वो क्या है, एक कल्चर है जिसे बचाना बहुत जरूरी है। तो वो इनटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज है जापान का, जो 1000 ऑफ ईयर से जापान की साकी वैसी बनाई जा रही है। तो कल यूनेस्को ने इसको माना, और अब जो है ये एक यूनेस्को ट्रेडिशनल कल्चरल हेरिटेज है, ठीक। तो ICH है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, अब हमारा सेशन यही समाप्त होता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, और वो पिछले करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि हमने कुछ दिन पहले बात करी थी UPI लिमिट्स की, सही है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि UPI लाइट की ट्रांजैक्शन की पर ट्रांजैक्शन विदाउट पिन, वो लिमिट अभी चेंज हुई है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ वो लिमिट कितने से कितनी हुई है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। हमने एक डिटेल वीडियो बांग्लादेश पे बनाया है, हमने एक डिटेल वीडियो सीरिया पे बनाया है, और अपडेट्स बांग्लादेश में बनाया, आप उन्हें भी जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।